बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5। बेटा कल जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया था उसके अंदर हमारे पास डिफ्यूजन था। हम लोगों ने लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन को देखा। हमने कहा कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये वो मूव करते हैं फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये उस वक्त तक मूव करते रहते हैं जब तक कि ये होमोजीनियस मिक्सचर ना बना लें। दे मूव अंटिल दे फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की बात की थी। हमने कहा था कि एक बीकर ले लें, उसके अंदर आप एक ड्रॉप जो है वो इंक का डालें। आपने उसको हिलाना नहीं है, स्टायर नहीं करना आपने उसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो इंक सारे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा और ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इंक तमाम जो वाटर है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिसॉल्व हो जाएगी। इसमें कोई गुंजाइश या कोई ये नहीं होगा कि एक हिस्से की तरफ जो है वो ज़्यादा इंक डिसॉल्व हो गई है, दूसरे की तरफ कम हो गई है। उसके बाद हमने बात की थी कुछ फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स की जो कि डिफ्यूजन के ऊपर असरअंदाज होते हैं या डिफ्यूजन जो है उनके ऊपर जिनकी वजह से डिफ्यूजन जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है या ज़्यादा होता है। उसमें पहला फैक्टर जो था वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह हमने साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात की थी। हमने कहा था कि अगर मॉलिक्यूल का साइज जो है वो स्मॉलर होगा तो डिफ्यूजन तेज़ी से होगी और इजीली होगी, और अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो डिफ्यूजन जो है वो डिफ़िकल्ट होगा होना लिक्विड के लिए, वो डिफ़िकल्टी महसूस करेगा और स्लोली होगी। और उसके बाद नंबर 3 हमने शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात की थी। उसके अंदर हमने कहा था कि अगर मॉलिक्यूल जो होगा वो रेगुलर शेप होगा तो डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो जाएगी, और अगर इर्रेगुलर शेप होगा तो डिफ्यूजन जो है वो आसानी से नहीं होगी। उसके बाद हमने टेम्परेचर की बात की थी कि टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो उससे वीक हो जाएंगी। तो ये कुछ था। उसके बाद हमने डेंसिटी की बात की थी। ये आर्टिकल्स थे जिनको हमने कल स्टडी किया था। तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास आर्टिकल है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बेटा हमारे पास यहाँ पे सॉलिड की 2 टाइप्स हैं। इट हैज 2 टाइप्स। सॉलिड्स हैज 2 टाइप्स। नंबर 1 amorphous solid, number 2 crystalline solid। जब हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात की, देन वी से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वन इज द एमॉर्फस सॉलिड एंड अदर इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड है। अब एमॉर्फस सॉलिड्स, इसका मतलब है एमॉर्फस मीन्स शेपलेस, मीन्स ऐसा सॉलिड जिसकी शेप ना हो, रेगुलर शेप ना हो, इर्रेगुलर शेप हो, बाकायदा शक्ल ना हो जिसकी। तो ऐसे पार्टिकल्स इसमें आ सकते हैं, ऐसे सॉलिड्स भी आ सकते हैं जिनकी रेगुलर शेप किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए। सॉलिड्स in which the particles are not regularly arranged
or their regular shape are destroyed. Amorphous means shapeless. अब इसको डिफाइन करेंगे हम तो द सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते, उनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती है, और इसके बाद ऐसे या उनकी रेगुलर शेप जो होती है और देयर रेगुलर शेप आर डिस्ट्रॉयड, या उनकी रेगुलर शेप जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उनको हम कहेंगे ये हमारे पास इमॉर्फस सॉलिड्स हैं। ये हमारे पास क्या है? इमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब हम जब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और जब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इनकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आ जाता है प्लास्टिक, रबर, इवन गिलास। ये हमारे पास इमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब इनका ना तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना ही इनका शार्प बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनकी रेगुलर शेप नहीं होती है, इनकी रेगुलर शेप नहीं होती। मैं इसको एक बार फिर रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमने बताया कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, नंबर वन इज इमॉर्फस सॉलिड्स एंड अदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ वी डिस्कस द इमॉर्फस सॉलिड्स। इमॉर्फस मींस शेपलेस solids in which the particles, if we define amorphous solids, then we say that solids in which the particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids. When we talk about the characteristics of the amorphous solids, we say that they do not have sharp melting point. The examples of amorphous solids are plastic, rubber and even glass. These are the examples of amorphous solids. Now we talk about the crystalline solid. अब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स are arranged in a definite three-dimensional pattern. उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे। ऐसे सॉलिड जिनकी रेगुलर शेप होगी या जिनके पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे थ्री डायमेंशनल पैटर्न के अंदर, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दीज सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेस। इसके अलावा ये शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है। बॉइलिंग पॉइंट। अब जब हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है डायमंड, सोडियम क्लोराइड वगैरह।
इसको देखें एक बार फिर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, द सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3-dimensional पैटर्न और देयर पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, they are called the crystalline solids. When we talk about the characteristics of crystalline solids, we say that they have definite surface and phase, they have sharp melting and boiling points. The examples of crystalline solids are diamond, sodium chloride, etc. अब इसके बाद अगला आर्टिकल जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास है एलोट्रॉपी। हमारे पास आर्टिकल जो है वो है एलोट्रॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in more than one form in same physical state. इन सेम फिजिकल स्टेट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का पाया जाना एक से ज्यादा शक्लों में उसी फिजिकल स्टेट के अंदर, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एलोट्रॉपी है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी। अब ये एलोट्रॉपी होती किन रीजंस की वजह से है, किस वजूहात की वजह से है। अब हम रीजंस की बात करेंगे तो हमारे पास रीजंस आ जाएंगे। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more kind of molecules, two or more kind of molecules of an element having different number of atoms. यानी किसी एलिमेंट के एटम्स इस लिहाज से पाए जाते हो, मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट इस तरह हो कि उनके अंदर एटम्स के नंबर, तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है हमारे पास, O2 है, उसके बाद ओजोन है हमारे पास, वो O3 है हमारे पास। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए, तो इसको हम एलोट्रॉप कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एलोट्रॉप कहेंगे। अब दूसरा रीजन जो है इसका, वो हमारे पास है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 or more एटम्स। Different arrangement of 2 or more atoms or molecules in a crystal of the element. यानी यहां पे जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो चेंज होने से भी उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है सल्फर की क्रिस्टल। सल्फर जो उसकी अरेंजमेंट चेंज होती है S8, ये हमारे पास इसमें एग्जांपल में आ जाता है। अब यहां पे हम एक टेम्परेचर है, एक डेफिनेशन है, उसकी बात करते हैं जो हमारे पास है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं।
टेम्परेचर एट विच one allotrope change into another. Is called transition temperature. उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम सल्फर की बात कर लेते हैं, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 96 डिग्री है। 96 से नीचे ये रोम्बिक फॉर्म के अंदर होता है। जैसे ही 96 के ऊपर जाता है तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो 96 जो है वो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल यहाँ पे जो दी हुई है वो हमारे पास टिन की है, जो 250 डिग्री है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। 250 से नीचे वो व्हाइट कलर में होती है और उसके बाद वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर था। तो बेटा ये आज हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़े उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड और एलोट्रॉपी इसको स्टडी किया। तो आप लोगों ने सॉलिड, एलोट्रॉपी, इसको आप लोगों ने याद करना है। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।